नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपने खबरें तो खूब देखी होंगी, दुनिया भर की खबरें देखी होंगी। अब आज हम आपको एक ऐसा कड़वा सत्य दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद कई लोगों को परेशानी हो जाएगी। और मामला जुड़ा हुआ है एक साहित्यकार से। साहित्यकार, पत्रकार, बात एक ही होती है, फर्क केवल सोच का होता है। दोनों ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, लेकिन मामला जो है वो बड़ा चौंकाने वाला सामने आया है। आपको बता दें, मेरे साथ आज जुड़ेंगे साहित्यकार अशोक वशिष्ठ जी, और आपको बताएं करनाल के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से एक समस्या को लेकर उसके समाधान के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इनकी समस्या का समाधान नहीं किया। जिन लोगों ने किया वो ट्रांसफ़र हो गए और फिर वैसे ही वापस वही समस्या पैदा हो गई है। सीधी बात कर लेते हैं वशिष्ठ साहब से। वशिष्ठ साहब, आपका अब तक टाइम से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं सर्वप्रथम तो आपके इस मीडिया को ही धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस लड़ाई में मुझे योगदान दे रहे हैं और मेरी आवाज़ को जो है आम सार्वजनिक पहुंचाने का भी कष्ट करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं कई वर्षों से, वैसे तो मैं अपने विभाग में भी जो है अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ता रहा हूँ, और उसके साथ साथ भाषा की लड़ाई भी मैं लड़ता रहा हूँ। भाषा की लड़ाई अभी पीछे से मैं 9 नवंबर को जो जंतर मंतर पे धरने पे भी बैठ के आए थे, उसमें खुद हरियाणा गवर्नमेंट ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि हम हिंदी भाषा को ही प्राथमिकता देंगे। तो उसके लिए मैं धन्यवाद भी वैसे सीएम साहब को करता हूँ। उसके साथ साथ में एक अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अतिक्रमण की मामले करनाल में, और वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हल्के में, और वो भी स्मार्ट सिटी के नाम पे इतना कुछ हो रहा है कि मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि मैं जब भी अपने पत्र लिखता हूँ, अन्याय और भ्रष्टाचार के जो भूमाफिया ग्रुप है मेरी आवाज़ को उनके पास तो पहुँचने ही नहीं दे रहा। क्या रीजन क्या है, क्यों नहीं पहुंचने देते, क्या कारण हो जाता है? उनके अपने निजी स्वार्थ हैं उसके अंदर। सिर्फ मुद्दा है अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध। अन्याय और भ्रष्टाचार मैं जब विभाग में भी करता था तो उस बात को एक्सेप्ट किया जाता था कि भी ये आदमी जो है ना खाएगा ना खाने देगा। ये बात मैं आज इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैंने उस समय को भी भुगता है जब हम एक लाइन में बैठ कर रोहतक के आरएसएस के कार्यालय में अपने आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठकर हमने खिचड़ी खाई है, और खिचड़ी खिलाने वाला भी हमारे हरियाणा का सीएम था जी। तो मैं उस बात को जारी रखते हुए कि मैं अपने जीवन में, मुझे कोई किसी प्रकार का लालच नहीं है, मैं निस्वार्थ भाव से जो है अपनी कलम चला रहा हूं, और कलम पुत्र होने के नाते एक अपनी उस परंपरा, पूर्वजों की परंपराओं को आगे बढ़ा रहा हूं, और समाज को जो मैं चाहता हूं कि कुछ न कुछ मेरे माध्यम से अच्छा दिया जाए। और मैं तो बल्कि आज मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ जब मुझे पता चला, मैंने अखबार में अचानक पढ़ा कि भी आज 19 तारीख को कष्ट निवारण समिति की मीटिंग है। तो मैंने कहा भी चलो, मैं पिछली बार डॉक्टर कमल गुप्ता जी से मिला था, मैं पत्र भी देकर आया था, तो हो सकता है उन्होंने मेरा उसमें एजेंडे में पत्र भी लगा रखा हो। लेकिन मुझे यहाँ आके इतनी निराशा हुई और मुझे आहत मन से कहना पड़ रहा है कि आफ्टर ऑल इस जंगल राज में चल क्या रहा है। ये अन्याय और भ्रष्टाचार, अतिक्रमण, भूमाफिया, जो मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, मेरे सब्जेक्ट बड़े सीधे से सिंपल से हैं। अनाधिकृत ढंग से भूमाफिया अपराधियों द्वारा अतिक्रमण के अधीन गली में गेट लगाना या किसी प्रकार की भी जो प्लॉट हथियाना, कठोर कार्रवाई के लिए मैंने मैं स्थायी बल्कि संरक्षण भी मांग रहा हूँ। तो सरकार की कहीं निंदा टूट नहीं रही है। और पिछली बार जब डॉक्टर कमल गुप्ता जी आए थे तो मैं उन्होंने जो अपनी विनम्रता और की बातें की थी, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला और मैंने पत्र दिया। तो उनको कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं बड़े आहत मन से कह रहा हूं कि आप जो 5 साल की बातें कर रहे हैं, मैं 5 साल पहले भी आपसे मिला था। जहां आप इस स्मार्ट सिटी को छोड़ के गए थे, ये वहीं का वहीं है, और आपके कष्ट निवारण समिति की मीटिंग की मुझे कहीं उपलब्धियां नज़र नहीं आ रही हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज मैं व्यक्तिगत बाई हैंड आपको पत्र दे रहा हूं, मुझे इसके रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे।
तो सर आपकी समस्या क्या है? मूल बात करें तो आपका क्या ऐसा समस्या है जिसका समाधान नहीं हुआ? वो समस्या ऐसे है, देखो जैसे कई कॉलोनियों में, कई सेक्टरों में अवैध रूप से गेट लगे हुए हैं जी। और वो गेट जो हैं आम आदमी की, आम नागरिक की, जैसे आप अखबार वाले को ले लो, आप किसी रेडी वाले को ले लो, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, मुझे पता चलता है कि वो तो गेट जो है 24 घंटे बंद रहता है, ताले लगे हुए हैं वहाँ पे। ठीक ऐसे ही यहाँ कॉलोनियों में भू माफिया ग्रुप ने प्लॉटों पे कब्जे करने के लिए वो गेट लगा दिए हैं बगैर किसी मान्यता के। तो मैंने इस एक गेट जो है, मुझे उस टाइम बड़ा साहस भी मिला कि यहाँ पे सीटीएम आदरणीय हमारी बहन जो है क्या सुमिता सुविधा कटारिया। हाँ, सुविधा कटारिया भी थी, आई थी। मुझे लगा था कि भी जो वो साहित्यकार प्रवृत्ति की हैं और वो कुछ ना कुछ अच्छे काम करेंगी, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई और इन लोगों ने या तो टिकने नहीं दिया, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। और यहाँ पे सीटीएम जो हैं मैडम शर्मा आई थी, तो शर्मा ने जो है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ शायद, ममता शर्मा तो नहीं हाँ था? ममता शर्मा जी, ममता शर्मा जी आई थी और उन्होंने मेरे उस अनुरोध पे व्यक्तिगत रूप से कृष्णा कॉलोनी में आई और उन्होंने देख के उन्हें बड़ा क्रोध भी आया और उन्होंने इमीडिएटली साथ के साथ नोट लिखा और गवर्नमेंट को आगाह किया कि ये गेट जो है बिल्कुल अवैध है और इस गेट पे जो है 24 घंटे, मैंने खुद देखा, ताले लगे हुए हैं। और जबकि गवर्नमेंट की तो इंस्ट्रक्शनें हैं कि ये गेट जो है सुबह 5-6 बजे खुलना चाहिए, रात को 12 बजे बंद होना, 10-11 बजे बंद होना चाहिए। सर्दी के टाइम अलग है, गर्मी के टाइम अलग है। तो इस प्रकार की यहाँ पे कोई ऐसे नियम की पालना नहीं होती जहाँ पे पूर्णतः गुंडागर्दी हो रही है। तो उन्होंने उस लिखे हुए नोट्स के ऊपर असर ये हुआ कि वो गेट उखाड़ दिया गया। उसमें पूरा सरकार का जो है समर्थन था, पुलिस थी, मीडिया भी साथ में था। उन्होंने इस चीज़ को चेक किया कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये मुझे कहना पड़ रहा है और आहत मन से मुझे ये महसूस हो रहा है कि आफ्टर ऑल वो कुछ महीनों के बाद वही गेट वहाँ पे वो फिर दोबारा कैसे लग गया। तो आपको कितना समय हो गया ये कंप्लेंट करते हुए? ये लड़ाई, मैं अगर सच पूछो तो हालांकि मेरी लड़ाई तो व्यक्तिगत इसलिए बन गई, हालांकि ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। उस कॉलोनी के कम से कम 15-16 व्यक्तियों ने उस पत्र पे हस्ताक्षर किए थे जब ये गेट उखड़ा था और उसके बाद उनको ये उम्मीद नहीं थी कि जहाँ कभी गेट लग जाएगा, क्योंकि जब सरकार ही उखाड़ रही है तो उसको लगाने वाला कौन आएगा। तो अब जब मैंने वहाँ दोबारा गेट लगा, और वो भी गेट कैसे लगा, रात को 11-12 बजे वहाँ पे खूब शराब चली, कबाब चला और रात को जो है गेट लगाया गया और मेरे घर में जो है कोई नहीं था, मैं बल्कि अकेला था। तो मुझे वहाँ से फ़ोन भी आए 1-2 बड़ी धमकियों के भी, जो तुम घर से बाहर निकलोगे तुम्हारे लिए सुरक्षा ठीक नहीं रहेगी। तो आपने पुलिस को फ़ोन नहीं किया था उस वक्त? मैंने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस वाला कोई फ़ोन नहीं उठाता। अब मैं बराबर जो है पुलिस वाले को रजिस्टर्ड लेटर डालने लग रहा हूँ और उसके साथ साथ बाकायदा डॉक्टर कमल गुप्ता जी को मेरे पास पत्र, ये लेटर है, ये देखिए, इस लेटर पे बिल्कुल रजिस्टर्ड लेटर नंबर दिए हैं 2016 के। ये आप देख सकते हैं, ये लेटर है, शिकायत पत्र है, इस पे रजिस्टर्ड नंबर तक हैं, लेकिन समाधान नहीं है। क्या कारण क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा? तो वहाँ पे पता चला कि इसके बाद मैं जब भी मैं जिला यहाँ जो मंडल के अधिकारी हैं उनसे मिलता हूँ, मैं सीएम विंडो पे मेरी कम से कम 20 एप्लीकेशनें हो चुकी हैं। मैंने एक दिन गुस्से में आके बार मैं डीसी साहब से मिलता हूँ। अभी जो लेटेस्ट डीसी साहब आए हैं, मैं इनसे 3 बार व्यक्तिगत रूप से अभी इन्हीं दिनों मिल चुका हूँ और उनसे मिलते ही मैंने बल्कि पहली बारी तो उनको पत्र दिया था और उनसे विनम्र निवेदन किया था कि सर ऐसे है, ये मेरा मामला बहुत गंभीर है, आप इसको गंभीरता से ही लेना। लेकिन मुझे बड़े आहत मन से फिर कहना पड़ रहा है कि मैं सेकंड टाइम पे जो है हफ्ता 10 दिन के बाद फिर दोबारा मिला डीसी साहब से। मैंने डीसी साहब को कहा, कहने लगे हाँ, उन्होंने सोचा कोई कागज़ देने आए होंगे, तो कहने लगे हाँ बताइए जी क्या बात है। मैंने कहा सर मैं कोई कागज़ देने नहीं आया, मैं तो व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने आया हूँ और ये पूछने जानने आया हूँ कि आपको व्यक्तिगत रूप से मेरे से कोई गिला शिकवा है क्या, या आप मेरी शक्ल या मेरा ऐसा कुछ कोई आपत्ति है आपको। तो सारे देखने लगे मेरी तरफ कि क्या बात कह दी आपने। मैंने कहा सर नहीं, कहने लगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा सर आपको मैं ये एप्लीकेशन जो दे के गया था,
हरियाणा गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि मैं अगर नीचे के अधिकारी की कंप्लेंट दे रहा हूँ तो उसकी कंप्लेंट को अटेंड करने के लिए हायर अथॉरिटी को ही केस जाता है। और मैंने हायर अथॉरिटी मानकर आपको जो केस दिया तो आपने नगर निगम को ही वो लेटर मार्क कर दिया, लेकिन कार्रवाई की उन्होंने तो उसके ऊपर ईओ को मार्क कर दिया। जी जी तो मैंने ये आपत्ति वो उनको तो ठीक जताई। किया डीसी साहब ने तो। हाँ, डीसी साहब ने ईओ को मार्क कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन ईओ को मार्क किया, वो उसके ऊपर ईओ की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ईओ से भी मिला, अच्छा। ईओ ने आगे एक किसी और को मार्क कर दिया। यदि आगे से आगे मार्क किए जा रहे हैं और जब रिजल्ट पूछता हूँ, जीरो। कितने साल हो गए इस पूरी मामले को लेकर? ये मामला मैं बता रहा हूँ कि 2016 से चल रहा है और और अभी कितना चलेगा और लगता है आपको आगे कोई चलेगा? पता नहीं लग रहा। और मैं तो बल्कि आज अगर सही बात पूछो तो मैंने व्यक्तिगत रूप से जगमोहन आनंद जी को भी मिला और एक दो मीडिया वाले वहाँ बैठे थे, भाई हमारे जो हैं। हाँ, मैंने उनसे कहा, मैं कह रहे भाई मीडिया वालों, कभी आम आदमी की भी कोई बात छाप दिया करो, लिख दिया करो भाई। तो उन्होंने मीडिया वालों ने कहा, नहीं नहीं जी, आप ऐसी कोई बात नहीं, आप बताइए समस्या क्या है। जी। तो मैंने उनको अपनी समस्या बताने का कष्ट भी किया और साथ साथ ये भी कहा, भाई देखना ऐसे है, आप मीडिया वाले हैं लेकिन मीडिया वाला एक मंच पे बैठा है, कहीं आप देख डर के रहना। मुझे भी डर लगने लगा उससे। अच्छा। तो और मीडिया वालों ने मेरे को कहा, नहीं हम आपकी सच्चाई को उजागर करेंगे। बिल्कुल करेंगे, मीडिया वालों ने कहा है तो वो 200% करेंगे। हाँ, तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मीडिया ने जो बात कही है, वो उस पे अपनी बात पे खरे उतर रहे हैं और मेरी बात को ऊपर तक पहुँचाएँगे। मुझे इस पक्की उम्मीद है। सर हमारा मानना है यदि आप एक बार मुख्यमंत्री से अपील करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मैं आज संजय बटला जी से मिल के आ रहा हूँ। जी। उनसे भी मैंने कहा, संजय बटला जी को संजय भाटिया जी ने मेरे लेटर को मार्क किया था। उन्होंने कहा भी संजय बटला जी के पास जाइए और आप उनके ऊपर लिख दिया संजय भाटिया जी ने। करनाल का एमपी जो है इतनी बात लिखने लग रहा है, तो नेचुरल है संजय भाटिया जी लिख रहे हैं और मैं संजय बटला जी के पास गया। जाने के बाद उन्होंने कहा, ल ठीक है जी, मैंने जो है उनको सीटीएम को लिख दिया और आप जाइए वहाँ पे। मैं सीटीएम के पास गया, सीटीएम ने कहता है जो मैंने आगे ईओ को कर दिया है। यानी आगे से आगे वो करे जा रहे हैं और हो कुछ भी नहीं रहा। तो सर हम चाहते हैं कि आप एक बार हमारे चैनल्स के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपील करें कि जो आपकी समस्या है उसका समाधान हो। हाँ, मैं ये चाहता हूँ और बल्कि क्योंकि मेरा ये आत्मीयता भी मेरी इस बात की गवाही देती है। मैं बार-बार इसलिए विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं देश के प्रधानमंत्री को जब पत्र लिखता हूँ तो 15 दिन के बाद मेरे पास जवाब आ जाता है। जी। मैं अमित शाह जी को पत्र लिखता हूँ, देश का होम मिनिस्टर है, उसके पास इतने काम हैं और पूरा देश उनका संचालन वो कर रहे हैं, उनसे भी मेरे को 15 दिन के बाद पत्र आ जाता है। और मैं देश के मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा हूँ, रजिस्टर्ड पत्र लिख रहा हूँ और उसके बाद मेरे को कोई जवाब नहीं आ रहा। और उसके साथ-साथ मैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी को 2016 से पत्र लिख रहा हूँ और जब उन्होंने पहली मीटिंग इस विषय में की, तो मैंने उनको कहा भी आप जो है मेरे उस पत्र के ऊपर गंभीरता से कार्रवाई करना, अन्यथा मैं ये लिखना बंद नहीं करूँगा। मान लो आपकी समस्या का समाधान नहीं होता, कहाँ जाएँगे? कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं आप। मैं जहाँ तक हो सका अपनी लड़ाई एक बार व्यक्तिगत रूप से सीएम साहब से भी अगर उन्हें मिलने का टाइम देते हैं मुझे, तो मैं उनसे मिलूँगा भी, अपनी बात को कहूँगा। और मैंने आज बल्कि स्वयं, क्योंकि ओएसडी बटला साहब जो हैं वो उनके बहुत नज़दीक हैं, मैंने उनको यहाँ तक कहा है। मैंने कहा अगर मेरी बात को कोई ये आम दूसरे व्यक्ति पहुँचने नहीं दे रहे हैं सीएम साहब के पास, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि सीएम साहब को ये उनके कानों में ये बात डालना ज़रूरी है कि आपके चारों तरफ जो जितना भी अमला आपने जोड़ा हुआ है, जो लुटेरा वर्ग जो आपके साथ पीछे आपको आपके पास बात पहुँचने नहीं दे रहा, वो इस आपकी पार्टी का भट्ठा बिठाने लगे हुए हैं। और जबकि मैं ये सोचता हूँ कि ये पार्टी बनाई हमने थी। हम जिन लोगों के लिए जिनके लिए हमारे पूर्व से लेके हम लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, वही पार्टी आज डूबने जा रही है। मैं उसको डूबते हुए कैसे देख दूँ? और मैं ये चाहता हूँ कि उनको डूबने से पहले उनको उनके कान में ये बात डाल दूँ कि इस समय करनाल में और आपके स्मार्ट सिटी में ये हो रहा है, आप इसको गंभीरता से लें और आप लोगों की समस्याओं को ख़त्म करें। बिल्कुल, आपने हमसे बात की अशोक जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरी बात को जो है बहुत गंभीरता से लिया और सुना भी है। और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इसका कोई ना कोई निर्णय निकलेगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये खबर चलेगी और उसके बाद इसका निर्णय निकलेगा और समाधान होना निश्चित है। आज नहीं तो कल इस समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास वगीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.